आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की और सबसे बड़ी लड़ाई होनी है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहां शुभेंदु अधिकारी का किला भेदने खुद ममता बनर्जी उतरी हैं। सबसे बड़ी लड़ाई, हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जमकर हुआ प्रहार। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतेगा। ভালো করে যাদের টিকিট দিয়েছেন তারা থাকবে তো, অরিজিনাল লোক হলে থাকে আর অরিজিনাল লোক না হলে কিন্তু থাকে না, এটা মাথায় রাখবেন অমিত বাবু। दीदी और दादा में आर पार। আমি জানতাম না নন্দীগ্রামটাকে এই ক্ষত বিক্ষত করে গেছে গদ্দারটা। আমার ধারণা ছিল এত দিয়েছি, যখন যা বলেছে তা লোকগুলো কেন পেল না। झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। जुबानी जंग के बाद अब रुख कीजिए जमीनी जंग की, जहां दीदी पैदल यात्रा पर उतरी तो अमित शाह ने रोड शो किया। क्या टीएमसी और क्या बीजेपी, इस चरण के लिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि ये लड़ाई है बंगाल जीतने की। तभी तो शुभेंदु के किले को फतह करने के लिए नंदीग्राम के संग्राम में खुद सीएम ममता बनर्जी उतर आईं, तो बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने उनको यहीं घेर लिया। पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनमें 9 सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुरा की 8 सीटों, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें कुल 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इन 30 सीटों में से 22 सीटों पर यानी 73% सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो अब खेल बदल गया है। बीजेपी इन विधानसभा सीटों में से 18 पर बढ़त हासिल की है, जबकि टीएमसी सिर्फ 12 पर ही बढ़त हासिल कर पाई है। तभी तो दीदी ने खुद नंदीग्राम का रुख किया है, तो वहीं बीजेपी दीदी के विजयी रथ को यहीं रोक देने की कवायद में है। हम किसी को काउंटर नहीं करते, हम अपना करते हैं। ये जो है ये निशानियां हैं, शुभेंदु के जीतने की निशानी जारी सामने। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जहां दूसरे चरण की 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी असम गण परिषद के साथ उतरी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है, तो वहीं असम में बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो समझना जरूरी है कि बंगाल की लड़ाई का केंद्र क्यों बना हुआ है नंदीग्राम। तो नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी दोनों की प्रतिष्ठा है दांव पर, और नंदीग्राम के नतीजे जो आने वाले हैं वो बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, उन्होंने भवानीपुर छोड़ नंदीग्राम को चुना है और ममता के सामने कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जो उनके साथ पहले थे, उनकी पार्टी में थे। शुभेंदु पहले ममता के बेहद करीबियों में से एक थे। नंदीग्राम की धरती से ही ममता ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। ममता की राजनीति से नंदीग्राम से ही यू टर्न लिया और ममता की जो पूरी रणनीति के पीछे शुभेंदु अधिकारी का ही दिमाग था। थिंक टैंकर माने जाते थे। आज दोनों महारथी नंदीग्राम की लड़ाई में आमने सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक खतरे की जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना केस के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और बिहार में सावधानी घटती है
और कोरोना केस बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारी पड़ताल में क्या कुछ नया सच सामने आया है, देखिए। कोरोना फिर से डरा रहा है, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोरोना का दूसरा चरण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं हो रहे, कोविड के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे। होली पर्व खत्म होते ही अब लोग वापस काम पर लौटने लगे हैं। ये नजारा है पटना रेलवे स्टेशन का, जहां पहुंचे यात्री मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ही कोविड के बनाए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए ये सुरक्षा कर्मी हैं और ये लोग यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं। ये बताइएगा, आप लोग ड्यूटी पे हैं, मास्क कहाँ है आपका? हाँ मैडम, चलिए तो विधि व्यवस्था में हम लोग हैं। आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? मास्क तो आपने पहना नहीं है। अभी सर बहुत देर से सर मास्क पहने हुए थे, मास्क रखे हुए हैं। जेब में रखने से आप सुरक्षित रहेंगे, ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगे आपके कारण। नहीं, हम लोग रखे हुए, बहुत दिन भर रहना पड़ता है ना, दिन भर रहना पड़ता है, कोविड भी है लगातार। यहाँ पे देखिए जो टिकट क्लर्क हैं, क्या नाम हुआ? नीरज नाम हुआ। नीरज नाम हुआ। नीरज जी, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? डिस्टेंस में है, दो फीट के डिस्टेंस में है। ये किसने कहा आपको कि इतना डिस्टेंस पे आप मास्क नहीं लगाएंगे? न्यूज में आता है, न्यूज में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी कर रखा है। हाँ, आपका रेल मंत्रालय जो है उन्होंने भी कहा है कि मास्क जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। नहीं लगता कि आप अपने महकमे का जो आदेश है उसका भी अवहेलना कर रहे हैं? 40 रुपया दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा दूरी थी इसलिए सेफ है। रेलवे स्टेशन के बाद ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं, जहां यात्री कोविड के नियमों का तो कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले कुछ लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। वैसे एयरपोर्ट के अंदर पूरी सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। जो भी यात्री हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का अनुपालन उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है कि जो यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पे जो है विधिवत तौर पे पहले जो है उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो जाँच की जा रही है और उसके बाद उनका टिकट वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उन्हें एयरपोर्ट पर्सन में जाने की अनुमति दी जा रही है। अब ये तस्वीर पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर खगड़िया सदर अस्पताल की है, जहां दीवारों पर तो कोरोना के संक्रमण से बचाव करने का स्लोगन लिखा है, लेकिन यहां आने वाले मरीजों को इसकी फिक्र नहीं। है सर, नहीं पहन सके हैं। अच्छा, क्यों नहीं पहने? पॉकेट में क्यों रखे? हाँ, पॉकेट में है सर। पॉकेट में है सर। पॉकेट में रखना है कि कहाँ पहनना है? नहीं पहनना है सर। मास्क आप जो है छूट गया सर, घरे में नहीं लेकर आए। डर नहीं लगता है ये चीज की? डर लगता है सर। ये हाल तब है जब बिहार में पिछले 24 घंटे में 30 जिलों में 239 नए केस सामने आ चुके हैं। पटना में सबसे अधिक 113 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में अब तक 2,65,194 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 1,573 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार जनता से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए, क्योंकि लापरवाही का नतीजा यह है कि बिहार में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक महीने पहले बिहार में कुछ जिले ऐसे भी थे जहां पर संक्रमण के मामले शून्य हो चुके थे, यानी कि वहां पर संक्रमण नहीं था। अभी 32 जिले हैं जहां कोरोना केस बढ़ रहे हैं और 1 मार्च को बिहार में कोरोना के केवल 369 सक्रिय मामले थे। बिहार में 27 मार्च तक कोरोना के 1115 एक्टिव मामले हैं। मतलब समझिए कि 27 दिनों में कोरोना की रफ्तार क्या है, 3 गुना है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है।
बात अगर राजधानी पटना की कीजिएगा तो 26 फरवरी को जहां पटना में 158 संक्रमण के मामले थे, वहीं एक महीने बाद ये बढ़कर कितना है, 26 मार्च को 418 तक पहुंच चुका है। और ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि कोरोना किस रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और इन हालातों में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी कि 53,476 मामले आए थे। देश में कल कोरोना से 271 लोगों की जान चली गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन 8 राज्यों से नए मामलों का योगदान करीब 86% है। देश में कोरोना वायरस के 63% जो सक्रिय मामले हैं अकेले महाराष्ट्र में हैं और होली को लेकर काफी लोग महाराष्ट्र से दिल्ली भी आए हैं। और 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण करा पाएंगे और पंजाब के सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो पंजाब बोर्ड है उसकी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं अब 4 मई और 20 अप्रैल से शुरू होंगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। तो कोरोना को अगर हराना है तो जरूरी यह है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे आगे आए हैं पटना के हनुमान जी। हम बात कर रहे हैं पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की और इस मंदिर की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए के दान का ऐलान पहले ही किया गया था, जिसमें से 2 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए 5 साल में 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद किया गया था। लेकिन अगर मंदिर 3 साल में भी बन जाता है तो 3 साल में ही 10 करोड़ रुपए जमा करवा दिए जाएंगे। किशोर कुणाल के मुताबिक दान में दी जाने वाली पूरी रकम चढ़ावे के पैसे से जुटाई गई है, कहीं किसी और से एक भी पैसा नहीं लिया गया। खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राम जन्मभूमि में भगवान राम की मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें बिहार से सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वह पटना के महावीर मंदिर का है। निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक गौरव की बात है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल जी हमसे बात कर लेते हैं। सर, ये किस कदर ये जो बात सामने आई है, क्या सच्चाई है? 10 करोड़ का योगदान जो है महावीर मंदिर की तरफ से हो रहा है, कैसे ये संभव हो पाया है? ऐसा है, जिस दिन फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, महावीर मंदिर ही पहला संस्थान है जिसने घोषणा की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 घंटे के अंदर कि हम लोग 10 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे और प्रतिवर्ष हम लोग 2 करोड़ रुपए का योगदान करेंगे। और जिस दिन उनका खाता खुला रामनवमी के दिन, उस दिन 2 करोड़ पहले से हम लोगों ने उनको 2 करोड़ का चेक दे रखा था। सबसे पहले हम लोगों का चेक जमा हुआ, 2 करोड़ रुपया उनको हम लोगों ने दिया। और इसके अलावे हर साल अब 2021 में भी देना है 2 करोड़। यदि वो पहले बना देते हैं 3 साल में तब भी 10 करोड़ में देना है। 10 करोड़ रुपए का योगदान हम लोगों ने दिया है और यह मैं समझता हूं कि देश में दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन 1.5 साल तक हम लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान था। इसके अलावे जो रामलला जी का भोग लगता है प्रतिदिन, वो हम लोग गोविंद भोग चावल मोकरी के मूड से बेचते हैं। इसके अलावे वहाँ पर हम लोग एक रघुपति लड्डू जो बनता है वो भी उनको जाता है और भी बहुत से सहयोग हैं जो हम लोग राम मंदिर को कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में आज कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतना सुंदर भोजन और इतने प्रेम के साथ दिया जा रहा हो। ये भी महावीर मंदिर का बहुत बड़ा अयोध्या के लिए योगदान है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अयोध्या के इतिहास में वो महावीर मंदिर वहां पर कर रहा है। राम रसोई चला करके अयोध्या के इतिहास में
नया आयाम इसने प्रारंभ किया है। निश्चित तौर पर ये न केवल महावीर मंदिर के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और न केवल मंदिर निर्माण के लिए बल्कि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी तमाम तरह के जो उपाय हैं वह महावीर मंदिर पटना की तरफ से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम सब के लिए, हम सभी बिहार वासियों के लिए एक गौरव की बात है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और राम मंदिर के लिए दान का महत्व समझिए। अयोध्या का राम मंदिर आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है। और दान का मतलब क्या होता है कि समाज की सहभागिता, इसमें हर किसी की इच्छा के अनुरूप मदद की बात होती है। दान का मकसद है सामाजिक समरसता। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से हुई थी, और जो पहला चंदा है देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लिया गया था। और 42 दिन के अभियान में गांव शहर के लोगों से दान लिया गया। बिहार से करीब 23 करोड़ रुपए अभी तक दान इकट्ठा किए गए हैं। और पटना का हनुमान मंदिर 10 करोड़ की जो दान की सूची है उसमें अपना नाम दर्ज करवा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अररिया कवैया गांव में आग में झुलसने से 6 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच की है, और बताया जा रहा है कि बच्चे भूसा घर में थे और इसी दौरान आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि बच्चों को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। अररिया में दर्दनाक हादसा। जलने से हुई 6 बच्चों की मौत। होली की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि अररिया के लासी थाना क्षेत्र के कवैया गांव में मातम पसर गया। 6 बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इनके परिजन मजदूर वर्ग के लोग हैं और गेहूं काटने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे लोग खेल रहे थे अकेले। उसी में यह दुर्घटना हुई। जहां पे घटना घटी वो बच्चे लोग वहां पे तूत चुनने गए थे और पुआल वगैरह का वहां पे ढेर बना के रखा गया था। तो किसी कारणवश वहां पे आग लग गई। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय घर वाले खेत में गेहूं काटने गए थे, जबकि बच्चे घर में खेलते हुए भुट्टा पका रहे थे। इसी दौरान चिंगारी निकली और भूसा घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ना तो बच्चों को भागने का मौका मिला और ना गांव वालों को बचाने का। देखते ही देखते 6 मासूम जिंदगियां आग की भेंट चढ़ गईं। अब कैसे आग लग गया सर, नहीं लगा सर। 8 बच्चे था, सुन रहे हैं, लेकिन बच्चा निकला 6 ठो और ढूंढे हम लोग नहीं मिला सर। उसमें कैसे आग लग गया, 6 को 6 वहीं मरा हुआ हम लोग निकाले हैं सर। 6 बच्चों के जिंदा जलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम उसे दिखा नहीं सकते। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले के एसपी ने पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सरकारी मदद दिलाने का वादा किया है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। तो अररिया का कवैया गांव ही नहीं बल्कि कई ऐसे गांव हैं या फिर शहर के वो दूसरी छोर पर बसे हुए इलाके जहां पर आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जाहिर है बढ़ती गर्मी के बीच तकरीबन रोज कहीं ना कहीं अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं खबर बनकर। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भले ही आग की विभीषिका को रोका नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर आग की विभीषिका को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खलिहान से कम 100 फुट की दूरी पर खाना बनाया जाए तो इससे आप बच सकते हैं। खेत में फूस उस समय जलाएं जब हवा ना चल रही हो। तेज हवा हो तो आपने फूस में आग लगा दी और चिंगारी कहीं दूसरी जगह जाकर किसी घर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। फसल या फिर कंडों के ढेर को घर से 100 फुट की दूरी पर ही रखिए तो बेहतर हो। और रसोई घर की छत को टीन या फिर एस्बेस्टस की शीट से आप बनवाएं ताकि जो उड़ती हुई चिंगारी है उस फूस के मकान में या उसकी छत को जलाए नहीं और आग भयावह रूप अख्तियार न कर ले। छोटे छोटे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खतरनाक चीजों से दूर रखें उन्हें। आग लगने पर तत्काल सूचना फायर स्टेशन को दीजिए, स्थानीय थाने को दीजिए ताकि उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। खबरें लगातार जारी हैं। Headline presented by Ison Guru Cooler.
घर में शुरू, आ गया